A very good evening to you all. So again welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya fusion tutorial. So today we are going to deals about the ancient periodic table. पुराने वाले जो पहले के ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल आए थे, जो अलग अलग साइंटिस्ट आकर के अपने अपने उन्होंने थ्योरीज को प्रपोज किया, हम लोग आज उसके बारे में बातें करेंगे. दैट इज टुडे वी आर अगेन going to be discuss about the chapter number 5, that is the periodic classification in elements. Okay, so let's start. Chapter number 5, that is periodic classification in elements. अब तक इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एक चीज़ को डिस्कस किया है, एक एक एलिमेंट्स के ग्रुप को, एलिमेंट्स के एक एक प्रॉपर्टीज़ को मैंने बताया. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह भी बताए हैं. तो चाहो तो टाइप करके देख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय MD याहिया, यूट्यूब पे टाइप करो मिल जाएगा. तो आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट पीरियोडिक टेबल थ्योरीज के बारे में. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बहुत बाद में आया, अभी के समय में आया, लेकिन इससे पहले कुछ साइंटिस्ट आए जो उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया दिया, उन्होंने अपने अपने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया और उसके हिसाब से फिर उसी को करेक्शन करते हुए आजकल के डेट में नया वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अगर वक्त बचता है तो देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंशिएंट पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉबरीनर. इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उसका नाम था डॉबरीनर्स ट्रियाड. इसके बारे में बातें होंगी. डॉबरीनर्स ट्रियाड का लॉ चला नहीं, इनका लॉ फेल हो गया. इसके बाद आए न्यूलैंड ऑक्टेव. इन्होंने भी अपना रूल दिया, इन्होंने भी अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया. इनका भी कुछ खास चला नहीं, कुछ दिनों के बाद में इनका भी फेल हो गया. उसके बाद आए दिमित्री मेंडलीव. इन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया और इन्हीं के दिए हुए पीरियोडिक टेबल को बेस मान करके, बेसिक समझ करके आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया गया. बहुत सारे साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में, लेकिन फाइनली हेनरी मोसले ने प्रपोज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बातें यहाँ पर नहीं होंगी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. इसमें भी आज मैं ट्राई करूंगा कि डॉबरीनर्स ट्रियाड को डील करूँ, न्यूलैंड ऑक्टेव को डील करूँ. ये मेंडलीव आज डील नहीं हो पाएगा, इसके अगले वाले वीडियोस में मैं डिमिट्री मेंडलीव को डील करूंगा और डेफिनेटली वो लास्ट वीडियो होगा. उसके बाद ये मॉडर्न, उसके बाद ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा. तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में. तो इसमें अब देखना है कि क्या था वो लॉ डॉबरीनर्स ट्रियाड का, लेकिन इसके पहले कुछ बातें. स्टार्टिंग में काफ़ी पुराने समय में जब ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने अपने लॉ को प्रपोज किया, तो किस बेसिस पर इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. एज वी नो दैट द एवरी एलिमेंट हैव सम मास. हर एक एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ मास होते हैं. मास क्या होता है? मास होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. किसी भी एटम के अंदर कितना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं द एटॉमिक मास. जैसे कोई भी, सपोज दैट सोडियम की अगर बात करते हैं, सपोज दैट ये हमारे, ये तो इसका नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ था, लेकिन देखते हैं अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा. क्यों 23 होगा? तो एटॉमिक मास दैट इज A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई? तो न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। दीज आर सेड टू बी द न्यूक्लियॉन्स। और ये न्यूक्लियॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे एटम के न्यूक्लियस में। तो सपोज करो ये अगर सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है, इस तरह से दिस इज द डायग्राम फॉर द सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आर 11, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन भी होंगे, दैट इज 11 प्रोटॉन, और 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि हमको ये पता था, पहले से पता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अगले वाले सेल में मूव कर रहे हैं, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अगले वाले में कितना है? 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सोडियम का तो क्या होगा? 2 8 1। देखो सेल नंबर के में 2, सेल नंबर एल में 8, सेल नंबर एम में 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब हम लोग क्या बता रहे थे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। और ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। सो 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच? 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। तो ये पता चला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द एटॉमिक मास। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसी को हम लोग ऐड करके बोलते हैं कि उस एटम का उतना ही मास होगा। तो ये था एटॉमिक मास। तो कहने का ये मतलब है कि इसी एटॉमिक मास के ऊपर पुराने वाले जितने भी थ्योरीज आए एलिमेंट्स के, इसी एटॉमिक मास पे उनका सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिपेंड था। बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। ये क्लास 9 की चीज़ थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कोई भी डाउट ना रहे। तो बात करते हैं मास के बारे में। तो जितने भी साइंटिस्ट थे, तो जितने भी एंशिएंट थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंशिएंट थ्योरीज फॉर पीरियोडिक टेबल was proposed on the basis of एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड था। ये सबसे पहला पॉइंट होगा, बस इसके बाद में कुछ नहीं। बात करते हैं सबसे पहला साइंटिस्ट आए थे डॉबरीनर्स, द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉबरीनर्स। इन्होंने जो लॉ दिया उसका नाम था डॉबरीनर्स ट्रियाड। इनका क्या लॉ था भाई? इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पेन और पेपर ले लो और नोट डाउन करो, ये बात नोट्स में जाएगी, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज डॉबरीनर्स ट्रियाड? इनका कहना था कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड element of a group will be the atomic mass of second element। मतलब इनका ये कहना था कि अगर यहां पर लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना का पहले भी मैंने ट्रिक बताया था। लीना का ट्रिक सबसे पहले वाले वीडियो में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टाइप करो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय एमडी आया, वहां पे तुमको ट्रिक भी मिल जाएंगे। लीना का तो क्या है? लीना का तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये सबसे पहला है, दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरा है, दीज आर द सेकेंड एलिमेंट, और ये तीसरा है, दैट इज दीज आर द थर्ड एलिमेंट। तो इनका क्या कहना था कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब कि पहला वाला और तीसरा एलिमेंट का, दैट इज फर्स्ट प्लस थर्ड, इसका एवरेज दैट इज 2, दोनों का एवरेज 2 ही होगा। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप,
ये ग्रुप का ही है। ऑफ अ ग्रुप विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, मतलब कि इन दोनों का जो एवरेज निकालेंगे दोज एवरेज आर इक्वल टू सेकंड, ये सेकंड वाले का एवरेज निकल जाएगा। मतलब उनका कहना था कि अगर हमको पता चल जाए कि पहला वाला एलिमेंट और तीसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है तो हम दूसरे वाले का आराम से निकाल सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने अपना ये फॉर्मूला दे दिया। तो उनका यही कहना था, उनका यही फॉर्मूला था, उनका यही फॉर्मूला था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड इज डिवाइडेड बाय 2। यही था डॉबरिनर ट्रियाड, यही डॉबरिनर ट्रियाड का फॉर्मूला था। इसी पर उन्होंने इसको प्रपोज किया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या था उनका लॉ, तो उनका लॉ यही था, यही तो लॉ कहा जा रहा है। इसी लॉ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, बात सिंपल है। सो इट इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। इन्होंने किया क्या था, अब पता कर लिया जाए, हम लोगों को पहले से पता है। चलो फिर इनसे पूछा गया कि आप ही बताइए। तो इन्होंने बताया कि जैसे लिथियम का एटॉमिक मास लिथियम का 7 होगा, और इनसे पूछा गया पोटेशियम का, तो पोटेशियम का इन्होंने बताया 39। अब इनके रूल के हिसाब से सेकंड वाले का हमको पता नहीं है, सोडियम का पता नहीं है, तो इन्होंने कहा कि पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ करके इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इन्होंने कहा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट दैट इज 7 प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड दैट इज 39 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6, हाथ में 1 4 46/2, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 23। तो इन्होंने कहा कि 23 विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। बिल्कुल करेक्ट, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के ज़माने में, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा डिस्कवरी था ये डॉबरिनर ट्रियाड का। तो यही इनका लॉ था। एग्जाम में यही पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि बताइए डॉबरिनर ट्रियाड्स का क्या था लॉ, डेफिनेशन लिखो अगर 3 मार्क्स का है तो डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, एक वाला एक्सप्लेन करके बता दो। सो इट इज क्वाइट सिंपल एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, नो चांसेस फॉर कटिंग इन योर मार्क्स। तुम्हारा मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है, आराम से, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो इन्होंने क्या दिया था, इनका सबसे बड़ा इनकी क्वालिटी क्या थी कि सबसे पहली बार उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया, इन्होंने यही बताया। क्या क्या बताया था तो देखते हैं। चलो बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट का ट्रियाड इन्होंने बताया था, कौन कौन से एलिमेंट का ट्रियाड इन्होंने बताया था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट थे जो डॉबरिनर ट्रियाड ने अपने वाले थ्योरीज में, जिसका इन्होंने ट्रियाड निकाल के बताया था। तो हम लोगों को सारा का सारा ट्रियाड निकालना नहीं है, इन्होंने कह सकते हैं कि एलिमेंट्स which is studied by डॉबरिनर के थ्रू। तो इन्होंने 3 अलग अलग, पहला वाला हम लोग देख चुके हैं, ली ना का, इन्होंने ये बनाया था। उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कल बाहर आई मैंने ग्रुप बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, ये ग्रुप नंबर 17 है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 है ये। तो इसी में से इन्होंने प्रपोज किया कल बाहर आई, देखो ये वाला कल बाहर आई, सो दिस वन कल बाहर आई का सरबा लीना का। तो इन्होंने अपने इसी वाले एलिमेंट्स का इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने इन तीनों का बता दिया कि तीनों के मिडिल वाले का एटॉमिक मास क्या होगा, जिसमें से हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। हमने क्या देखा था कि लिथियम की एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास को अगर ऐड करके उसका एवरेज निकालें तो जो भी आएगा दोज विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, वो सोडियम का एटॉमिक मास होगा, जो कि बहुत सही था। तो इन्होंने 3 अलग अलग ग्रुप्स पे निकाले थे, दैट इज ये वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन्होंने इस पे निकाला था। ये था डॉबरिनर ट्रियाड। इनके डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। डिमेरिट्स एग्जाम में पूछता है
कि क्या डिमेरिट्स था। डिमेरिट्स जरूर याद रखना, डिमेरिट्स जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। तो डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिमेरिट्स बहुत छोटा सा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो बस 5 मिनट का, लेकिन डील करने में वक्त लग जा रहा है। तो इनका डिमेरिट्स क्या था, इन्होंने डिमेरिट्स के बारे में बताया। मतलब इनका डिमेरिट्स ये था कि he could not studied the widely he could not studied the various element। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी नहीं किया। देख रहे हो, सिर्फ 9, ओनली 9। उसके बाद में फिर क्या था, हैशटैग नंबर 2। उसके बाद में क्या था, हैशटैग नंबर 1। इसके बाद में क्या था कि all the elements which was studied by themselves are not correctly fitted, was not correctly fitted in the triads। मतलब कि ट्रियाड में जितने भी इन्होंने और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट इनके ट्रियाड में फिक्स नहीं हो रहे थे। ओनली 9 एलिमेंट्स, देखो सिर्फ 9 एलिमेंट्स इनके ट्रियाड में फिक्स हो रहे थे। तो यही इनका डिमेरिट्स था। अगर मेरिट्स की बात करें तो यही था मेरिट की, इन्होंने जो निकाला था ये काफ़ी सही चीज़ था, लेकिन ये बहुत दिनों तक ये सही नहीं चल सका क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो फाइनली डॉबरिनर साहब का ये थ्योरी फेल कर गया। डॉबरिनर साहब के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि बहुत बिंदास टाइप के आदमी थे, बड़े बिंदास आदमी थे। गाना बजाना में उनका दिल लगता था, म्यूजिक से बड़ी प्रेम था उनको। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे केमिस्ट्री वर्ल्ड को म्यूजिक से कंपेयर कर दिया। अब म्यूजिक से कंपेयर करने के बाद में उन्होंने अपने म्यूजिक लव को प्रपोज किया पूरी दुनिया के सामने थ्रू द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने ये कहा, हाँ उनका नाम पहले बता दो, उनका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड नाम था साइंटिस्ट का। इन्होंने जो लॉ दिया इसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। म्यूजिक के जो 7 सुर हैं उन्होंने इसी से अपने वाले लॉ को रिलेट करके प्रपोज किया अपने ज़माने का थ्योरी, और ये बहुत दिनों तक चला, काफ़ी अच्छा भी था, बहुत बढ़िया चीज़ भी था। तो देखते हैं इसके बारे में क्या था। इनका ये कहना था कि जो म्यूजिक के जो 7 सुर हैं, 7 सुर जो म्यूजिक के हैं क्या है भैया, देखो सा रे गा मा पा धा नी फिर से सा रे गा मा पा धा नी। इस तरह से, मेरी आवाज इतनी भी सुरीली नहीं है, टेंशन मत लो, गाना नहीं गाऊंगा मैं। तो इन्होंने दिया भैया सा रे गा मा पा धा नी। इनका ये कहना था कि ये जो 7 सुर हैं इसी पर पूरा केमिस्ट्री का वर्ल्ड डिपेंड है। 5 6 7 इन्होंने इसी पे दे दिया। अब इनका कहना था भाई कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। कैसे, पहले इसको समझते हैं फिर मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इनका ये कहना था कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
पोटेशियम, कैल्शियम। इसके आगे और भी है लेकिन मैं बस यहीं तक लिख रहा हूँ क्योंकि इनका जो लॉ था वो सिर्फ इस कैल्शियम तक ही इनका जो है वैलिड था। कैल्शियम के आगे इनका खुद का बनाया हुआ लॉ फेल कर चुका था। ऐसे लिखने का लिख सकता हूँ। तो इनका और आगे क्या था? क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन। और इनका सबसे बड़ा मिस्टेक था कि कोबाल्ट एंड निकेल इन्होंने एक साथ रख दिया था। इसी पे इनका डिमेरिट्स भी था। यहाँ पर इनका सबसे बड़ा डिमेरिट्स था। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इनका ये कहना था कि जितने भी 8वें एलिमेंट होंगे, सो अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, उनका कहना था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दैट इज पहला और 8वां एलिमेंट का कैरेक्टर सेम होगा। दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट विल बी सेम। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन का, अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके हिसाब से था कि फ्लोरीन और क्लोरीन का कैरेक्टर क्या होगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लोरीन एंड क्लोरीन विल बी सेम। ठीक। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिथियम से, अगर तुमसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव the lithium are the first element, then which element have the same type of the physical and chemical property related to the lithium? तो न्यूलैंड के हिसाब से पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। सो लिथियम, अगर लिथियम को पहला कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो लिथियम एंड सोडियम, दीज टू हैव द सेम टाइप ऑफ द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, अगर सपोज करो कि बेरिलियम पहला एलिमेंट है, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so beryllium and magnesium have the same type of the physical as well as chemical properties. Why? Because this law are proposed by the Newland octave। और इनके लॉ के हिसाब से octave मतलब क्या? 8। ऑक्ट मीन्स 8। तो इनका कहना था कि द वेरी फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट हैव द सेम टाइप ऑफ द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, और यही इनका लॉ था। और इन्हीं का लॉ इनके लिए जान का दुश्मन बन गया। मतलब जान का दुश्मन नहीं, इनका लॉ, ये खुद से ही इस लॉ को ओबे नहीं कर पाए और इनका दिया हुआ थ्योरीज भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ बताता हूँ। तो यही है सात सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, वही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आता है तो सा को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो इनका क्या था? टोटल 7 रोज थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रोज, टोटल 7 कॉलम, टोटल 7 कॉलम प्रेजेंट है। तो ये था, लेकिन इनका फेल कर गया बहुत। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने टोटल 56 एलिमेंट के बारे में बात किया। इन्होंने टोटल 56 एलिमेंट की स्टडी की और इनका कहना था कि अब इस 56 एलिमेंट के बाद में कोई दूसरे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी और यही 56 एलिमेंट जो है इस दुनिया के अंत तक बना रहेगा। इससे ज़्यादा एलिमेंट अब हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत बात कह दिया। नोबेल गैस कहाँ जाएगा? नोबेल गैस कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसमें कहीं भी तुम्हें नोबेल गैस दिख रहा है क्या? नहीं। सो दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में सबसे पहला बात तो ये कह दिया कि इस एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। इन्होंने नोबेल गैस के बारे में बात नहीं किया, नोबेल गैस को अपने वाले में जगह नहीं दिया। अगर नोबेल गैस की डिस्कवरी होगी तो इनका कैसे फेल करेगा? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है तो लिथियम का जगह तो डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पर अब हीलियम हो जाता, ये लिथियम आगे मूव करता, बेरिलियम आगे मूव करता, सब धीरे धीरे आगे बढ़ जाता। तो यहाँ पर हीलियम आ गया, हा हे ली बे ब क न, यहाँ पर ऑक्सीजन होता ओ, यहाँ पर फ्लोरीन होता, ठीक है। नियॉन अगेन नोबेल गैस, इस नोबेल गैस के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। तो हमने क्या देखा कि अगर नोबेल गैस को इस जगह पर रख दिया जाए तो इनका सारा का सारा थ्योरी फेल हो जा रहा है। फाने ना, फिर से नोबेल गैस, आर्गन, ये नोबेल गैस, ये नोबेल गैस, ये नोबेल गैस कहाँ था? इस तीनों के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। इस तीनों को अगर इस इनके पीरियोडिक टेबल में जगह दिया जाए तो इनका पीरियोडिक टेबल क्या होगा? पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, यही होगा। तो इनका सारा का सारा रूल क्या हुआ? फेल हो गया।
तो ये बहुत बुरे तरीके से इनका लॉ डिस्कार्ड हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से। हालांकि इनका आइडिया बहुत अच्छा था, आज भी इस आइडियाज़ को फॉलो किया जाता है हमारे, जैसे कि ये ग्रुप में, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, बे मग का, ये सब चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ और नहीं। एक और प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया ये बात, उसी ज़माने की बात है, उसी वक्त जब नोबेल गैस नहीं था, उसी वक्त इन्हीं के बात पे थ्योरी को जो डिस्कार्ड किया गया। इनका कहना ये था, देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट देख रहे हो, तो क्या ये एक ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। और हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो चलो यहाँ तक तो बात सही है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों एक ही ग्रुप का है, तो यहाँ तक सही था। इन्होंने क्या कहा कि कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया, और इन्होंने ये कहा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, निकेल ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इट इज क्वाइट रॉन्ग, ये सबसे गलत था। क्योंकि कोबाल्ट और निकेल क्या होता है, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन हैव द टेंडेंसी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, सो हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन देखो एक ही ग्रुप में है। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचता है, वैलेंसी निकाल के देख लेना। क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को रख दिया और कोबाल्ट और निकेल को भी डाल दिया। तो यहाँ पर इनका ये सबसे बड़ा जो है गलती था कि कोबाल्ट और निकेल इन्होंने साथ में रखा। इन्होंने कहा कि फ्लोरीन, क्लोरीन के जैसा कैरेक्टर कोबाल्ट, निकेल का है और हाइड्रोजन का भी है। तो इनका ये सबसे बड़ा फेलियर था। तो यही इनके कुछ कुछ फेलियर थे जिसके वजह से इनका लॉ बहुत बुरे तरीके से पिट गया और मार्केट से गायब हो गया। लेकिन हाँ, इनको अप्रिसिएशन भी मिला। अप्रिसिएशन इसीलिए मिला क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। ठीक है, तो इनका ये मेरिट्स था। मेरिट पॉइंट क्या हुआ कि इन्होंने पहली बार इस तरह का चीज़ दिया। डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेरिट्स पूछता नहीं है, डिमेरिट ही पूछता है। आजकल की दुनिया में कौन किसी की अच्छी चीज़ों को देखता है, सब तो सबका बुराई देखता है। उसमें क्या बुराई है, बुराई निकालो, सब लोग यही देखते हैं ना बुराई। तो एग्जाम में भी डिमेरिट से पूछता है भैया न्यूलैंड ऑक्टेव्स के डिमेरिट्स को बताइए। इन्होंने अपने लाइफ में जो गलतियां की अपने थ्योरीज को प्रपोज करने में, वो गलतियों को बताइए। तो बात करते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ ऑक्टेव रूल या फिर ऑक्टेव लॉ भी बोल सकते हैं। ऑक्टेव लॉ का डिमेरिट्स, चलो कॉपी और पेन लो, पेन पेपर लो, इसको नोट डाउन करो। द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला ये बात याद रखो, सबसे पहला। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, बताऊंगा कैसे पूछता है। सबसे पहला था कि इनका ऑक्टेव लॉ आर वैलिड अप टू कैल्शियम। ये कैल्शियम के बाद ऑक्टेव लॉ काम नहीं करता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बताइए ऑक्टेव लॉ जो है किस एलिमेंट तक वैलिड है। सो ऑक्टेव लॉ आर वैलिड अप टू द कैल्शियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड है। अब तुम वहाँ एटॉमिक नंबर 20 मत लिखना, कैल्शियम लिखना, क्योंकि यही चीज़ बुक में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्टेव लॉ कैल्शियम तक ही वैलिड है। कैल्शियम के बाद ऑक्टेव का लॉ फेल कर चुका था। ठीक, उसके बाद हैशटैग नंबर 2, दैट इज द सेकंड। इसके बारे में इन्होंने कहा था, इनका कहना था कि he does not predicted about the नोबेल गैस एलिमेंट। इन्होंने नोबेल गैस एलिमेंट के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की, और एंड proposed their theory which was huge failure of octave। ऑक्टेव का ये सबसे बड़ा वाला, सबसे ह्यूज वाला फेलियर था। द वेरी 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 ह्यूज टाइप ऑफ द फेलियर बाय द ऑक्टेव्स। ये इनका सबसे बड़ा फेलियर था, सबसे ह्यूज फेलियर कह सकते हैं। एंड दैट मस्ट बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट टू द वेरी वेरी यंग टैलेंटेड बैट्समैन।
and that must be a huge disappointment to the very very talented scientist that is Octave. तो ये इनके लिए सबसे बड़ा ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट भी साबित हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ह्यूज मिस्टेक भी था। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बात किया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि ही केप्ट द, उन्होंने क्या किया, ही केप्ट द क्रोमियम एंड निकेल with the fluorine and chlorine and hydrogen, which is also the huge मिस्टेक बोल सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा मिस्टेक था, तो 3 इनके डिमेरिट्स काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। तो ये था एंशिएंट पीरियोडिक टेबल के लॉ में से 2 साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने आज बात किया। पहला डॉबरिनर ट्रियाड, दूसरा जो कि महान म्यूजिक लवर थे, जिनको बाद में बहुत ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ों को भी बताया था जो कि खुद इन्हीं का दिया हुआ लॉ में फिट नहीं हो पा रहा था। इन्होंने एक और चीज़ क्या बोला था कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि टोटल 56 एलिमेंट, अभी जो एलिमेंट है इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी, ये दुनिया के आखिर तक यही एलिमेंट रहेगा। ये इनका सबसे बड़ा भूल था, क्योंकि इनको ये बात पता नहीं थी कि आगे और भी साइंस डेवलप करेगा और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आएंगे, हेनरी मॉसले जैसे आदमी आएंगे, द ग्रेट साइंटिस्ट नील बोहर टाइप के साइंटिस्ट आएंगे। इन्होंने ये चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं, इन्होंने सोचा कि मैं हूँ, ठीक है जो भी हो, लेकिन काफ़ी ये भी महान साइंटिस्ट थे। इनका दिया हुआ कुछ चीज़ आज भी काम आता है, जैसे कि इन्होंने जो कॉलम में जो एलिमेंट्स को सजाया था वो आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो दिस मच फॉर द डे। ठीक है, ये आज के लिए। अगले वाले वीडियो में मैं बात करूंगा मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव साहब ने क्या क्या बताया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सो दिस मच फॉर द डे एंड थैंक यू क्लास।